आज का यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज एक ऐसे व्यक्ति के जीवन पर आधारित है जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे पहले अपने दुश्मनों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसके बाद उन्हें युद्ध के लिए उकसाया और उन्हें युद्ध में पराजित करके अपने मकसद में कामयाबी भी हासिल की। हेलो बच्चों, मैं आदर्श मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अनुभूति क्लासेस की ओर से दी जा रही संपूर्ण सामाजिक विज्ञान की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। ओटो वन बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को प्रशिया के सोनहाउजेन गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम विल्हेम फर्डिनेंट वॉन बिस्मार्क और माता का नाम विल्हेल्मिन लुइस मेनकेन था। उनका परिवार एक संपन्न जमींदार परिवार था। बिस्मार्क को बचपन से ही शिक्षा के महत्व की समझ थी। उन्होंने बर्लिन और गोटिंगन विश्वविद्यालयों में कानून की पढ़ाई की, लेकिन उनका झुकाव राजनीति की ओर अधिक था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद बिस्मार्क कुछ समय के लिए नागरिक तथा सैन्य सेवा में नियुक्त हुए। इसके बाद 1847 में बिस्मार्क प्रसा के विधानसभा का सदस्य बने। 1848 से 49 की क्रांति के समय उन्होंने राजा के दिव्य अधिकारों का जोरों से समर्थन किया। सन 1851 में प्रसा का राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने उन्हें फ्रैंकफर्ट की संघीय सभा जर्मन परिसंघ में प्रसा का प्रतिनिधि बनाकर भेजा। वहां उन्होंने जर्मनी पर ऑस्ट्रिया के आधिपत्य को लेकर कड़ा विरोध किया और प्रसा को समान अधिकार देने पर बल दिया। 8 वर्ष फ्रैंकफर्ट में रहने के बाद 1859 में उन्हें रूस का राजदूत और 1862 में पेरिस का राजदूत बनाया गया। जर्मन डाइट यानी जर्मन संसद में प्रतिनिधि के रूप में और कई देशों के राजदूत के रूप में सफल कूटनीति का परिचय देने के बाद 1862 में जब बिस्मार्क प्रसा लौटे, तब प्रसा के नए शासक विलियम फर्स्ट, जो कि अपने बड़े भाई फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के मृत्यु के बाद प्रसा की गद्दी संभाली थी, उन्होंने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सन 1806 से पहले जर्मनी 300 से भी अधिक छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने इन रियासतों को जीतकर उन्हें 39 राज्यों में समेटकर जर्मन राइन संघ का स्थापना किया था। यहीं से जर्मनी के एकीकरण का बीजारोपण हुआ था। इस राइन परिसंघ में ऑस्ट्रिया और प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य थे। बिस्मार्क प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया, पर ऑस्ट्रिया यह नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में हो। दरअसल प्रसा के नेतृत्व में अगर जर्मनी का एकीकरण हो जाता, तब प्रसा के राजा विलियम फर्स्ट पूरे जर्मनी के राजा बन जाते और ऑस्ट्रिया कभी ऐसा होने नहीं देना चाहता था। राइन परिसंघ में ऑस्ट्रिया की दादागिरी से परेशान हो चुके बिस्मार्क को यह बात समझ में आ गई कि सिर्फ कूटनीति का सहारा लेकर जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता। तब बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के लिए प्रसा के सैन्य शक्ति को बढ़ाने और बिखरे हुए जर्मनी को सैन्य शक्ति के बल पर एक करने के लिए रक्त और लौ की नीति को अपनाया। बिस्मार्क ने अपने नीतियों से प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण अब प्रसा भी किसी भी मायने में ऑस्ट्रिया से कम नहीं रह गया था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 प्रमुख युद्ध लड़े। जर्मनी और डेनमार्क के बीच 2 प्रदेश स्लेस्विग और होल्स्टीन आते थे, जिन पर सदियों से डेनमार्क का अधिकार तो था, पर वे डेनमार्क के भाग नहीं थे। होल्स्टीन की जनता जर्मन जाति की थी, जबकि स्लेस्विग में आधे जर्मन और आधे डेन थे। 19वीं शताब्दी में अन्य यूरोपीय देशों की तरह डेनमार्क में भी राष्ट्रीयता की लहर दौड़ी, जिससे प्रभावित होकर डेन देशभक्तों ने देश के एकीकरण का प्रयास किया। इस बात से प्रभावित होकर डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन 9 ने इन दोनों प्रदेशों को अपने राज्य में शामिल करने की घोषणा कर दी। डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन 9 का यह घोषणा सुनते ही प्रसा और ऑस्ट्रिया ने घोषणा को रद्द करने का अनुरोध किया, पर क्रिश्चियन 9 ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1 फरवरी 1864 में डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया और इस डेनमार्क प्रसा युद्ध में डेनमार्क बुरी तरह से पराजित हुआ। युद्ध के बाद गैस्टीन के संधि के द्वारा सेल्सविग प्रसा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। सेल्सविग और होल्स्टीन इन दोनों राज्यों में जर्मनों की संख्या अधिक थी, इसलिए प्रसा ने जर्मनी राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रसा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था। लेकिन प्रसा ने ऑस्ट्रियाई सेना को ऐसा करने से रोक दिया। ये सब बिस्मार्क की एक कूटनीतिक चाल थी, जिसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरह से फंस गया।
बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को युद्ध के लिए उकसाने से पहले ही फ्रांस को कुछ क्षेत्र देकर उससे समझौता कर लिया था, ताकि प्रसा ऑस्ट्रिया युद्ध में फ्रांस हस्तक्षेप न कर सके। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर एमेनुअल से भी संधि कर रखी थी। इसके तहत ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। ऑस्ट्रिया इस अपमान से बौखलाकर 1866 में प्रसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस गया और 7 सप्ताह तक युद्ध चलने के बाद ऑस्ट्रिया बुरी तरह से पराजित हो गया। सेडोवा के युद्ध के बाद जर्मनी क्षेत्रों पर से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया और इस तरह जर्मनी के एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हो गया। 1866 में सेडोवा के युद्ध के साथ उत्तरी जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। दरअसल सम्राट नेपोलियन III फ्रांस को यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की महत्वाकांक्षा रखते थे, लेकिन प्रसा की शक्ति जिस तरह लगातार बढ़ रही थी, सम्राट नेपोलियन III को फ्रांस के सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस होने लगा था। इसी बीच स्पेन के सिंहासन का उत्तराधिकार के विवाद का मामला उठ खड़ा हुआ। दरअसल स्पेन में एक नया राजा चुनने का मुद्दा उठ गया था और स्पेन के सिंहासन के लिए एक जर्मन राजकुमार लियोपोल्ड को उम्मीदवार बनाया गया था। फ्रांस को डर था कि अगर जर्मन राजकुमार स्पेन का राजा बनता है तो फ्रांस के चारों ओर जर्मन शक्तियों का घेरा बन जाएगा और ऐसी स्थिति फ्रांस को स्वीकार नहीं थी। फ्रांस ने इसका कड़ा विरोध किया। बिस्मार्क ने इस विवाद को और भड़काया ताकि फ्रांस को युद्ध में घसीटा जा सके। स्पेन के सिंहासन के विवाद के चलते फ्रांस के राजदूत ने प्रसा के राजा विलियम फर्स्ट से मुलाकात की और जर्मन राजकुमार की उम्मीदवारी को वापस लेने की मांग की। विलियम फर्स्ट ने राजदूत से शांति से बात की, लेकिन बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया और एक संक्षिप्त टेलीग्राम, जिसे एम्स डिस्पैच कहा जाता है, उसमें प्रकाशित किया, जिससे यह आभास हुआ कि फ्रांस के राजदूत को अपमानित करके भेजा गया है। इस टेलीग्राम ने फ्रांस में जन भावनाओं को भड़का दिया और इससे चिढ़कर फ्रांस के शासक नेपोलियन III ने 19 जून 1870 को प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सेडोन की इस लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। इसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकृत राष्ट्र घोषित कर दिया और विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट नियुक्त किया गया। इसके साथ ही बिस्मार्क की योजना पूरी हुई और जर्मनी एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा। वैसे तो बिस्मार्क का राजनीतिक कैरियर सफलताओं से भरा हुआ था, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत में कुछ समस्याएं भी आई। जब 1888 में जर्मनी के नए सम्राट विलियम II बने, तब उनके और बिस्मार्क के बीच मतभेद बढ़ने लगे। दरअसल विलियम II अधिक शक्ति चाहते थे और इसलिए उन्होंने बिस्मार्क के नीतियों को बदलने का प्रयास किया। अंत में बिस्मार्क को 1890 ईस्वी में जर्मनी के चांसलर पद से इस्तीफा देना पड़ा। 30 जुलाई 1898 ईस्वी को फ्रेडरिक्सरूह हैम्बर्ग के पास बिस्मार्क की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने एक शक्तिशाली और एकीकृत जर्मनी का निर्माण किया, जिसने 19वीं और 20वीं शताब्दी के राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिस्मार्क की कूटनीति और नीतियों ने यूरोप को दशकों तक प्रभावित किया। उन्हें आज भी जर्मनी के एक महान राष्ट्र निर्माता के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।